तो प्रेजेंट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में फिजिक्स के एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि हर साल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट से बहुत अच्छे खासी संख्या में क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और इस तरह से हम लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान इस टॉपिक को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, मीन्स इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन जो है हम लोग छोटे क्वेश्चन मीन्स बहुत स्मॉल एफर्ट में हम आंसर को जिनको डील कर सकते थे उनको हम लोग छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक क्वेश्चन है कि लैंड जी फैक्टर ऑफ 2p 1/2 स्टेट इज फाउंड टू बी, मतलब कि जी फैक्टर की वैल्यू कितना होगा 2p 1/2 स्टेट के लिए। ओके, तो पहले जी फैक्टर क्या होता है पहले इसको देख लो आप। तो जी फैक्टर में जी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 अपॉन 2जे प्लस 1. This is the expression for G value. Now here for 1/2 state, 2p 1/2 state, 2s plus 1 LJ, इससे हम लोग कंपेयर करते हैं इसको। तो यहां से s की वैल्यू मिल गया 1/2 के इक्वल, l की वैल्यू मिल गया 1 क्योंकि p है, p स्टेट में रिप्रेजेंट किया जाए तो l p के लिए l की वैल्यू 1 हो जाती है और j की वैल्यू जो है वह 1/2 है। अगर इन s l और j की सभी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें यह वैल्यू मिल जाएगा 1/2 इंटू 3/2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 और प्लस 1/2 इंटू 3/2 अपान 2 इंटू 1/2 इंटू 3/2, जी प्लस 1 की वैल्यू है 3/2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो जी की वैल्यू क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर 1 प्लस 3/4 माइनस 2 प्लस 3/4 बाई 6/4, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस व्हाट माइनस 2/6, या इसी को लिख सकते हो 1 माइनस 1/3, तो दिस इज इक्वल टू 2/3। तो दिस इज योर राइट आंसर। तो मीन्स द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो ये तो मैंने पूरा एक्सप्रेशन से इसको फाइंड आउट किया। हम लोग डायरेक्ट इसको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू को इक्वेशन अगर आपको याद है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, हम लोग आईआईटी जैम, बीएचयू, डीयू, सीयूसीटी इन सभी एग्जाम के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं और अभी तो हम बहुत सारी चीजें ऐड करके देने लगे हैं। आप क्वेरी डेफिनेटली कर सकते हो। हम केमिस्ट्री के अंदर भी ऑपरेट कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर भी, जियो फिजिक्स के अंदर ही, कुछ टाइम के अंदर शायद हम मैथ में भी चले जाए और मैथ की भी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म मिल रही है, डेफिनेटली आप फिल करें। कहीं पे मेरा कॉन्टेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा या नीचे कॉर्नर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेफिनेटली हम हेल्प कर रहे होंगे टू गेट यू इनटू योर ड्रीम कॉलेज। अब वीडियो में आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है द कन्वर्जेंस लेवल ऑफ फंडामेंटल सीरीज वुड बी। अब फंडामेंटल सीरीज का मतलब क्या, देखो हमारे पास 4 तरह की सीरीज होती है, 4 सीरीज होती है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल सीरीज, सेकेंड वन इज शार्प सीरीज, थर्ड वन इज डिफ्यूज सीरीज एंड फोर्थ वन इज फंडामेंटल सीरीज। ये अल्कली स्पेक्ट्रा सीरीज है। तो इनके लिए बताया जाता है कि प्रिंसिपल सीरीज के लिए हम लोग समझाते हैं ऐसा कि प्रिंसिपल सीरीज के लिए जब ट्रांजिशन होता है एनपी स्टेट से 3s स्टेट, तो यह प्रिंसिपल सीरीज को देता है। ऐसे ही यदि हम लोग कहें कि एनएस से 3p के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तो यह
शार्प सीरीज को देता है। और यहां ध्यान रखना है कि n की जो वैल्यू है इसके लिए ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, n की वैल्यू ग्रेटर देन 3, मतलब 3s से 3p, 4s से 3p, 5s से 3p, तो शार्प सीरीज। ऐसे ही जब nd से 3p के बीच में ट्रांजिशन होता है तो यह डिफ्यूज सीरीज देता है, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। और लास्ट वन nf स्टेट से 3d अगर स्टेट में होता है तो यह फंडामेंटल सीरीज देता है, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर शार्प और डिफ्यूज सीरीज के लिए कन्वर्जेंस लिमिट 3p है, प्रिंसिपल सीरीज के लिए कन्वर्जेंस लिमिट 3s है, तो फंडामेंटल सीरीज के लिए कन्वर्जेंस लिमिट क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3d दिख रहा है। तो इस तरह से आपका ये आंसर सही है कि कन्वर्जेंस लेवल ऑफ फंडामेंटल सीरीज वुड बी 3d। यह एल्कली स्पेक्ट्रा का यह एक कंक्लूजन है, स्पेक्ट्रा को ड्रा करते हैं तो इसमें आपको यह भी बताया जाता है कि शार्प सीरीज और डिफ्यूज सीरीज की कन्वर्जेंस लिमिट एक होती है 3p। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि शार्प सीरीज और डिफ्यूज सीरीज की कन्वर्जेंस लिमिट क्या होती है, दोनों की कन्वर्जेंस लिमिट एक ही होती है, 3p होती है ना। तो इसी प्रॉब्लम को अब जैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं जो भी सामने लिखा हूं यहाँ पर, तो ये बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। जैसे कि अभी कहते हैं कि फंडामेंटल सीरीज के लिए ट्रांजिशन किस एफ लेवल से होना चाहिए, तो आप बताओगे कि n की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 4f, 5f, 6f से 3d में ट्रांजिशन होता है तो फंडामेंटल सीरीज हमको मिलता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है इस पर आप इस सीरीज से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म वैल्यू ऑफ नियॉन इन ग्राउंड स्टेट इज फाउंड टू बी। टर्म वैल्यू क्या होता है, तो टर्म वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 2s+1 LJ, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा था। तो अब एक देखो यहाँ पर नियॉन के लिए अगर हम लोग लिखे तो नियॉन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। नियॉन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें 1s2, 2s2, 2p6, राइट। तो यदि हम लोग इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है कि यदि कोई भी ऑर्बिटल, जैसे हम लोग कहें s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल जब कंप्लीटली फिल्ड होता है तो उस केस में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है वह ऑलवेज 1s0 होता है। ये आपको याद कर लेना चाहिए कि चाहे वह ns2 स्टेट हो, np स्टेट हो, nd स्टेट हो, ये अगर इन तीनों के लिए कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट है अगर, तो उनका आंसर 1s0 होता है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा ऑप्शन जो है 1s0 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर सोडियम के लिए दिया गया है कि द टर्म वैल्यू ऑफ सोडियम इन ग्राउंड स्टेट इज फाउंड टू बी। सोडियम में क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए, तो अब आपको यहां भी बता सकते हैं कि यदि ns1 मतलब कि कोई भी एटम हो जिसके लास्ट s ऑर्बिट में एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन हो जाता है वह क्या हो जाएगा, तो 2s1/2। हाइड्रोजन का भी यही होता है, 2s1/2 ही होता है। तो 2s1/2 ये डी वाला जो है, ये फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। अब ये कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पर भी अभी देख, अब निकालने का भी समझा सकते हैं आपको। तो आपको लिखना है 2s+1 LJ लिखना है। अब जरा देखो एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो s की वैल्यू 1/2, दिस इंप्लाई दैट कैपिटल S की वैल्यू भी 1/2 होगा। ये s ऑर्बिट का है, स्मॉल l इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट कैपिटल L आल्सो 0। और J की वैल्यू क्या होगा, s प्लस L, s माइनस L, तो ये 1/2 ही होगा। तो अगर हम लोग अब 2s+1, दिस इंप्लाई दैट 2s+1 निकालते हैं, तो ये 2 × 1/2 + 1, तो दिस इज 2। और कैपिटल L की वैल्यू 0 है, तो दिस इंप्लाई दैट s ऑर्बिट, एंड कैपिटल J की वैल्यू 1/2 है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि 2s+1 मतलब 2, ये कैपिटल S 1/2, दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, राइट। तो जब हम इसके थ्योरी पार्ट को डिस्कस करते हैं तो हम लोग इस पे कंप्लीट कि कैसे कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालते हैं, कोई भी नंबर हो, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट।
अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर जो है टर्म से, लेकिन यहां पर हम कुछ एक नई चीज बताने जा रहे हैं। क्लोरीन में अगर देखा जाए तो क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है ना, तो 12 और 3p5। तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वह 3p5 स्टेट में है, 3p5 है, ये लास्ट ऑर्बिट है जिसको कंसीडर करना है। तो यह अब यहां पर देखो एक चीज डिस्कस की जाती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला केस, मतलब नॉर्मल मोड और इन्वर्टेड मोड। तो जब हाफ फील्ड से कम होता है तो नॉर्मल मोड चलता है, और जब फुल फील्ड से हाफ फील्ड से मोर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि अगर पी ऑर्बिट में 4, 5, 6 हो जाते हैं, तो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वर्टेड मोड को। ठीक है, तो यदि हम लोग इस पी ऑर्बिट को देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा हम बता सकते हैं कि यह 2p 3/2 वाला स्टेट होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है ना, 2p 1/2 भी आएगा, लेकिन जब इन्वर्टेड मोड में जाते हैं तो 1/2 जो है और 3/2 दो पॉसिबिलिटीज है। तो जो हायर जे वैल्यू होती है वह लोअर एनर्जी की हो जाती है, वह ग्राउंड स्टेट बन जाता है। तो यहाँ पर 2p 3/2 स्टेट को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब कैसे आया, तो इसको आप देख सकते हो कि हमारे पास यह पी ऑर्बिट है, तो हम लोगों ने इसमें फिल कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये 5। तो अगर हम यल की वैल्यू देखें, एम की वैल्यू देखें तो +1, 0 और -1। तो यल वैल्यू अगर हम देखते हैं, यल वैल्यू अगर देखते हैं तो एल वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें तो यल वैल्यू कुल कितना हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है इंटू 0 और -1, तो ये हो गया फाइनल 1, राइट। और कैपिटल एस की वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो इसमें 1/2 -1/2, 1/2 -1/2 इक्विवेलेंट 1/2 के हो जाएगा, राइट। तो जे की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 हो सकता है, 1/2 और 3/2। तो यल माइनस यस, एल प्लस यस के बीच की वैल्यू होती है, तो 1/2 J/2। तो यहाँ पर दो पॉसिबल स्टेट्स हैं, एक है कि 2s+1 यल जे। तो हमारे पास क्या है, 2s+1 की वैल्यू क्या आ जाए, 2 × 1/2 + 1 2, और यल के लिए हम यहाँ पर p लिखेंगे क्योंकि l = 1 है, और j की वैल्यू एक है 1/2 और दूसरा स्टेट आया 2p 3/2। तो अब यहाँ पर देखना है कि चूंकि यह हाफ फील्ड से ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिट में, तो यहाँ पर जो हायर जे वैल्यू होती है वह लोअर एनर्जी की होती है। तो हम लोग ये कहेंगे यहाँ पर कि 2p 3/2 वाला जो स्टेट है वह ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर ग्राउंड स्टेट के लिए, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए है, अगर H एटम के लिए, तो जितने भी NS1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS1, उन सब के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन 2s1/2 होता है। इसको हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए S की वैल्यू 1/2, L की वैल्यू 0, दिस इंप्लाई दैट कैपिटल S = 1/2, कैपिटल L = 0। तो J की वैल्यू है 1/2, तो यहां से 2 × 1/2 + 1, और L की वैल्यू 0 है, कैपिटल S, J की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2s1/2। तो दिस इज राइट आंसर। तो 2s1/2 मींस फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट डिस्कस किया गया है कि G फैक्टर फॉर 3p1 स्टेट, अगेन रिपीट क्वेश्चन है। जब ये सभी क्वेश्चन जितने भी बताए जा रहे हैं सभी के सभी BHU एंट्रेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यहां से अगर 3p1 स्टेट है तो दिस इंप्लाई दैट 2s+1 = 3 मींस s = 1, राइट। और p ऑर्बिट है, दिस इंप्लाई दैट कैपिटल L = 1, और J की वैल्यू भी 1 है। तो L, S 1 और सबकी वैल्यू 1 है। तो यदि हम G की वैल्यू को देखते हैं 1 + JJ + 1, तो 1 × 2 माइनस LL + 1, 1 × 2, ये इंटू का चिन्ह है, और प्लस SS + 1, 1 × 2 अपान 2 × 1 × 2। तो सॉल्व कर लीजिए, G की वैल्यू 1 प्लस, इससे यह कैंसिल आउट, तो 2/4, तो 1 + 1/2, तो यहाँ पर आंसर 3/2 आपका ये आंसर सेकंड वाला सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
हीलियम एटम के लिए पूछा गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होगा। तो वेरी सिंपल 1s2 है, हमने बताया था कि 1s0 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर √3 μb हो जाता है।